आकाश आनंद कब आएंगे, आकाश आनंद कब आएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा था। आकाश आनंद आ रहे हैं क्या? आकाश आनंद जनजी को लुभाने आ रहे हैं? जनजी प्रोटेस्ट की इस समय पूरे देश में चर्चा है, तो बहन जी ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है। अनुराग अड्डा में आज चर्चा इसी बात की करेंगे, इसके हर एक पहलू की करेंगे कि आकाश आनंद की सक्रियता का क्या असर पड़ेगा, क्या वाकई वो जनजी को लुभाने आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो पहले ही बहुत रसातल में जा चुकी है, उसे उबारने आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सामाजिक समरसता रविदास जयंती तक चलाएगी और उसी समय आसपास विधानसभा चुनाव भी आने वाले होंगे उत्तर प्रदेश की, और उसे भी दलितों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, उसे लुभाने आ रहे हैं। लेकिन अब ये तय है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में फिलहाल पहले से ज़्यादा सक्रिय दिखेंगे। हेडलाइंस तो यहाँ तक भी कह रही हैं कि टिकट चयन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और अब तक जो हो गए सो हो गए, आगे के टिकट आकाश आनंद ही तय करेंगी। ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या केवल इसे कहा गया है, संगठन में ऐसी बातें कही जाती हैं। अंततोगत्वा टिकट बहन जी डिसाइड करेंगी। होगा ये कि आकाश आनंद उस पर औपचारिक मुहर भर लगा देंगे। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। 10 अगस्त को सादाबाद में आकाश आनंद एक सभा करेंगे। वहां पर कहा जा रहा है कि जो दावेदार हैं अवनी शर्मा, उनके नाम की भी घोषणा करेंगे, और हो सकता है कि इसी सभा में वो जेवर के भी विधानसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे, जो विधानसभा प्रभारी बनाती है बसपा। वो आकाश आनंद का सक्रिय होना, बहुजन समाज पार्टी की अगर पिछले कुछ दिनों की राजनीति को आप देखेंगे तो बहन जी शुरुआत में 3-4 महीने पहले क्रमिक रूप से थोड़ा सक्रिय होती दिखी थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसके बाद ट्वीट कर देती थी। उनमें भी कभी कभार ही आकाश आनंद नजर आए और बार बार ये कयास लगाए जाते कि आकाश आनंद अब आएंगे, आकाश आनंद तब आएंगे, आकाश आनंद रोड शो करेंगे। लेकिन आकाश आनंद दिखे नहीं। दिखे तो चंद्रशेखर दिखे जरूर। चंद्रशेखर युवाओं के मुद्दे पर, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अलग प्रकार की चुनौती बने जा रहे हैं, यहाँ तक कि जब जो जाटो वोट, अब ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों के नाम पर सिर्फ जाटवों का कोर वोट बैंक बचा है, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर भी दलित समुदाय से ही आते हैं, लगातार सक्रिय हैं, प्रदर्शन, एजिटेशन, हर जगह कोई घटना होती है, उत्तर प्रदेश में हो, किसी और राज्य में हो, वहाँ पहुँचते हैं। और धीरे धीरे ये जमीन पर रहने वाले लोग भी कह रहे थे कि पूरा तो नहीं, लेकिन युवाओं में चंद्रशेखर का समर्थन लगातार बढ़ रहा है, और अगर वो वोट में ना भी तब्दील हो तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ रही है, और लोग ये मानने लगे हैं क्या कि बहुजन समाज पार्टी में तो बहन जी हैं, और जब तक हैं उनसे कुछ लोग जुड़े रहेंगे। वो बहुत बड़ी नेता रही हैं समाज की, लेकिन क्या मायावती के तौर पर चंद्रशेखर विकल्प हो जाएंगे? अब खैर, उत्तर प्रदेश चुनाव का भी समय नज़दीक आ रहा है और सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। पिछले बार के लोकसभा चुनाव संविधान बचाओ वाले नैरेटिव के तहत हुए थे, और उसके बाद इस तरह की बातें आई कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ कुछ चला गया, कुछ समाजवादी पार्टी में भी चला गया। कितना गया ये कुछ चुनाव बाद के सर्वे वगैरह बताते हैं, लेकिन जाटवों का एक वोट, जाटवों का एक बड़ा चंक मायावती जी के साथ रहा। अब लेकिन मायावती जी के साथ समस्या ये है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति क्या उसी आक्रामकता के साथ शुरू करेगी जैसे कि बहन जी शुरुआत में किया करती थी। लेकिन बहन जी ने ही उसका संकेत भी दिया। अभी मेरठ में जब ललिता गौतम हत्याकांड पर काफ़ी वावेला मचा था, वहाँ एक दलित छात्रा की हत्या कर दी गई थी, और चंद्रशेखर उसमें चल रहे प्रदर्शन में पहुंचे थे। काफ़ी हंगामा हुआ था, एसएसपी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था बंदी वाहन में, और चंद्रशेखर उस पर पहुंचे तो बहन जी ने बिना नाम लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और चंद्रशेखर पे ये आरोप लगाया था बिना नाम लिए कि कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंच जाते हैं, और उन्होंने दलितों को आंदोलन, एजिटेशन, प्रदर्शन, धरने की राजनीति से बचने की सलाह दी थी, और कहा था कानून और संविधान के दायरे में अपना हक मांगना चाहिए, और इससे नहीं तो दलित समुदाय की मुसीबतें बढ़ेंगी। चंद्रशेखर ने भी इसका पलटवार किया, और शायद अपने राजनीतिक करियर में पहली बार वो बहन जी के लिए इतने तल्ख हुए, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग एसी कमरों में बैठे रहते हैं, और जो लोग पहुंचते हैं उन्हें मगरमच्छ का आंसू बहाने वाले कहते हैं। आप भी एसी कमरे से निकलिए और मगरमच्छ के आंसू बहाइए, आपको किसने रोक रखा है? ये बात बताते, ये बातें दो चीज़ें बता रहे थे। एक तो चंद्रशेखर का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, अभी तक वो बचते थे बहन जी के बारे में कोई टिप्पणी करने से, उन्हें बहुत बड़ा नेता बताते थे, और दूसरा ये कि उन्हें भी शायद ये एहसास है कि धीरे धीरे समाज में मेरा समर्थन बढ़ रहा है। तब भी ये चर्चा होती थी कि आकाश आनंद क्यों नहीं आ रहे हैं, बहन जी की उम्र हो चुकी है और राजनीति नहीं बदल रही है, और ये
प्रश्न नए सिरे से तब गूंजा जब जंतर मंतर के बाद नई पैराफ्रेजिंग की जा रही है पॉलिटिकल एनालिसिस में, और जेनजी को कहा जा रहा है कि क्या ये एक अलग प्रकार की सियासत चाहती है। बहन जी ने तो आंदोलनों से, प्रदर्शन और से परहेज करने के लिए कहा था, लेकिन जंतर मंतर पर जो हुआ वहां बहुत सारे जय भीम जय भारत के भी नारे सुनाई पड़ रहे थे। और ग्राउंड पर जंतर मंतर को रिपोर्टिंग करने वाले लोग भी बताते हैं कि दलित समुदाय के युवा भी वहां बड़ी संख्या में पहुंचे थे और चंद्रशेखर भी वहां पहुंचे थे। हालांकि जिस दिन संसद मार्च हुआ था उस दिन वो वहां नहीं थे, संसद में थे, लेकिन चंद्रशेखर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था भीड़ जुटाएंगे। और जो एक सामान्य समस्याएं हैं युवाओं की, दलितों की, दलित भी युवा ही है, उसको लेकर हुए क्या प्रदर्शन की राजनीति एक बार फिर जब देश में गरमाई है, तो बहन जी का जो पुराना बयान है कि दलितों को प्रदर्शन और धरने हंगामे की राजनीति से परहेज करना चाहिए, ऐसे में क्या जेनजी के प्रदर्शन, बहन जी ने उस समय वो बात कही तो थी, लेकिन जंतर मंतर का मूड, दलित सियासत की स्थिति, बहन जी भी जान रही हैं कि पार्टी कमजोर हुई है और पार्टी का वोट और घटेगा अगर वो लड़ती हुई नहीं दिखी। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, विश्वनाथ पाल ने लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन किए, कई जिलों में हुए हैं। सक्रियता तो आई है पिछले सालों के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन जेनजी के बाद क्या प्रदर्शन को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को भी ये डर सता रहा था कि अब उसे कोई युवा चेहरा चाहिए जो थोड़ा सा आक्रामक भाषा में बात करता हो और इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देता हो, इसलिए आकाश आनंद को लाया गया है। या फिर प्रत्याशी, एक लोग कुछ कारण जो जमीन पर राजनीति को समझते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि प्रत्याशियों की तरफ से बहुत दबाव था। दबाव तो इस बात का था कि हम टिकट हम अगर ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो सिस्टम है, तो बहन जी की रैली हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और अगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं तो आसपास के किसी क्षेत्र में होनी चाहिए जहां हमको वोट देने की अपील खुद बहन जी करें, और बहन जी की अपील का अलग असर है। लेकिन बहन जी 70 साल की हो रही हैं, उनकी ये तो साफ है कि अब वो सड़क की राजनीति नहीं करेंगी, रैलियां करेंगी तो बहुत कम करेंगी, एक आध ही करेंगी। ऐसे में आकाश आनंद की मांग होने लगी थी। आकाश आनंद को फिलहाल यूपी उत्तराखंड की राजनीति से दूर रखा था, और इसी मांग के बीच में जेनजी, युवा आक्रोश और युवाओं की समस्या जैसी बात आई। प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के युवाओं को फ्रेंड्स कहना पड़ा। तो क्या बहन जी पर भी इस पूरे परिघटना का असर हुआ और उन्होंने आकाश आनंद को आगे करने का फैसला कर लिया है। आकाश आनंद अभी सादाबाद में दिखेंगे, फिर जेवर में दिखेंगे, और हो सकता है कि वो आगे निरंतर दिखें। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आकाश आनंद दिखेंगे कि वो बोलेंगे क्या। पिछले लोकसभा चुनाव के समय याद कीजिए, सीतापुर में उन्होंने बोला था, आक्रामक तौर पे बोला था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो इतने आक्रामक हो गए थे कि राजनीति में जिसे भाषा और भाषा की गरिमा जैसे शब्द कहते हैं उसको पार कर गए थे, और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को तो जूते मार के हटा देना चाहिए। इसके बाद उनकी सभाएं कैंसिल कर दी गई थी। उसको लेकर आकाश आनंद पर तो जो कहा गया सो कहा गया ही। बहन जी पर भी तमाम सारी घेरे में आ गई भारत बहन जी, और बहन जी पर जो उनके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो फिलहाल भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं, उसके भी आरोप लगे, लेकिन बहन जी उस पर अड़ी रहीं। और वो उसी राजनीति का प्रवाह अभी भी दिखा जब उन्होंने कहा कि आंदोलनों से दूर रहिए, अपने तरीके की कैडर की जो राजनीति है, छोटी छोटी सभाओं में जुटिए, संगठन को मजबूत बनाइए, वोट की ताकत को पहचानिए, संविधान की मदद लीजिए, अदालतों की मदद लीजिए। अब आकाश आनंद आए हैं। आकाश आनंद के पास तेवर तो वही है, ये 2024 में दिखा था कि भाषा भी उनके पास है, जो कि आक्रामक एक कैडर वाली भाषा होती थी, काशीराम के वामसेफ वाली, जो कि, और जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की छोटी छोटी सभाएं कैडर में देखी हैं वो जानते हैं कि वहां पर सीधे धरना प्रदर्शन तो नहीं किए जाते थे, लेकिन किस तरह से समाज को उद्वेलित किया जाता था और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाता था, समाज को इकट्ठा करके वोट करने के लिए कहा जाता था। क्या सादाबाद में आकाश आनंद वो भाषा बोलेंगे, इस पर नज़र रखनी चाहिए राजनीतिक पंडितों को भी। और उस बात से, उस चीज़ से निकलेगा कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के बहाने क्या साधने जा रही है। जेनजी के जिस प्रदर्शन की बातें पूरे देश में हो रही हैं, दलितों में भी जेनजी है, वो युवा भी है, उसकी भी समस्याएं दलित होने के कारण जो हैं, युवा होने के कारण भी वैसी ही है जैसी देश के बाकी युवाओं में है। क्या आकाश आनंद की भाषा में उसको संबोधन होगा। और दूसरा फैक्टर चंद्रशेखर एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आने वाले चुनाव में कोई वो इतना बड़ा करिश्मा ना कर पाएं या बहुजन समाज पार्टी को भी बड़ा नुकसान ना पहुंचा पाएं, लेकिन चंद्रशेखर के पास अभी उम्र है और जिस सक्रियता से वो चल रहे हैं उसमें कम से कम आकाश आनंद अगर बसपा के उत्तराधिकारी होंगे तो उन्हें ये ज़रूर चिंता होगी कि क्या चंद्रशेखर बहुजन राजनीति को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तो वो युवाओं के प्रश्न, दलित युवाओं के प्रश्न को कैसे एड्रेस करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को उबारने के लिए, दलितों को में समग्र एकता पैदा करने के लिए कुछ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या बहन जी की संतुलन वाली रणनीति जो कि पिछले कुछ एक
सालों से देखी जा रही है, उसी तरह की भाषा बोलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी पर भी आकाश आनंद क्या बोलते हैं, क्योंकि दलितों को लुभाने की कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहती है। 2024 में मिली थोड़ी सफलता उसके उत्साह की वजह भी है, और वो बार बार ये बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जाती है, उनके नेताओं के द्वारा, कि हम तो सामान्य सीटों पर भी दलित लड़ाएंगे। तो ये सारी समस्या चुनौतियां आकाश आनंद के सामने होंगी कि जंतर मंतर के बाद जो एक जनजी का मुद्दा, युवा आक्रोश का मुद्दा है, उसको क्या वैसे ही एड्रेस करेंगे जैसे उन्होंने सीतापुर में एड्रेस किया था, या बहन जी वाला संतुलन रखेंगे, कैडर की जो संगठन की राजनीति है, भाषा को नियंत्रित रखते हुए, सामाजिक समरसता के बहाने भाजपा तो संगठन के सहारे ही काम करती है। रविदास जयंती तक उनकी समरसता रैली जाएगी और गांव-गांव पूरे प्रदेश की जाएगी। और दलितों का एक बड़ा खेमा खटिक वाल्मीकि जैसी जातियां हैं, जाहिर है उसमें और जातियां जोड़ने की भी प्रयास भाजपा करेगी। वो भी अगर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके सामने चुनौती होगी, या वो संतुलित भाषा इस्तेमाल करके फिर से संगठन के सहारे, कैडर के सहारे बसपा के उबारने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर की चुनौती निजी तौर पर भी बहन जी के सामने तो उतनी नहीं है। चंद्रशेखर बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, चंद्रशेखर ने तो अभी राजनीति में उनको आगे बहुत चलना है, लेकिन आकाश आनंद के लिए चंद्रशेखर जरूर एक बड़ी चुनौती है। तो युवा आक्रोश, जेनजी और चंद्रशेखर आज़ाद के मुद्दों को आकाश आनंद कैसे हैंडल करेंगे, ये पहले सादाबाद में देखते हैं, फिर जेवर में देखते हैं, और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम निरंतर जारी रहते हैं, जैसे कि कहा गया है कि कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे, तो इन प्रश्नों से आकाश आनंद कैसे निपटते हैं, इस पर ये देखने वाली बात होगी। और उत्तर प्रदेश की दलित सियासत और बसपा की आगामी चुनाव में भूमिका भी इसी से तय होगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।